भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी उद्धव ठाकरेंना आज एक धमकी दिली आहे। राजकीय मर्यादेत राहा, नाहीतर 110 व्हिडिओ बाहेर काढू असा इशारा त्यांनी दिलाय। मोहित कंबोज यांच्याशी आमचे प्रतिनिधी राहुल झोरी यांनी केलेली ही खास बातचीत पाहूया। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर झालेल्या वैयक्तिक टीकेनंतर ठाकरे विरुद्ध फडणवीस हा वाद रंगतच जातोय। आज सकाळी आमदार नितेश राणे आणि आता भाजपचे नेते मोहित कंबोज भारतीय यांनी एक ट्विट करत पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांना एक सज्जड इशाराच दिलाय। आपल्यासोबत मोहित कंबोज भारतीय आहेत। मोहितजी, एक ट्विट तुम्ही आत्ता केलंय ज्यामध्ये एक व्हिडिओ मी यापूर्वी दाखवलाय, सॅम्पल सुरू करायचं का अशा पद्धतीने विचारलंय। काय नेमकं या पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून दाखवण्याचा प्रयत्न आहे? कारण ज्या पद्धतीनं वैयक्तिक टीका काल झाली होती त्याला उत्तर म्हणून आज सगळे तुम्ही मैदानात उतरले। देखिए, माझा कुटुंब माझी जवाबदारी का स्लोगन लेके कोविड के समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पूरा प्रचार किया था कि पूरा महाराष्ट्र उनका कुटुंब है। रेमडेसिविर का इशू हो, ऑक्सीजन का इशू हो, हॉस्पिटल में बेड्स का हो, कोविड का मिसमैनेजमेंट, और अभी आप देख रहे हैं कि बीएमसी में कैसे कोविड का भ्रष्टाचार निकल रहा है बाहर, किस तरह से डेड बॉडी के बैग 7,000 रुपये में लिए गए। ऐसे अनेक मिसमैनेजमेंट कोविड में हुआ और मुंबई और पूरे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा डेथ किधर हुई तो महाराष्ट्र में हुई। उस पर ना बात करते हुए आज जिस तरह से 2.5 साल तक वो मंत्रालय में नहीं गए, पूरे महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट सब बंद पड़ गए थे। महाराष्ट्र की गति को, विकास की गति को उन्होंने डीरेल कर दिया। राजनीति का स्तर इतना गिरा है कि अपनी कुर्सी के चक्कर में उन्होंने आइडियोलॉजी लॉस कर दी। सीएम का पद लेने के लिए उन्होंने अपने पुराने मित्रों के साथ भी गद्दारी की। जो गद्दार वो दूसरों को बोलते हैं, अगर महाराष्ट्र में कोई सबसे बड़ा गद्दार है तो वो उद्धव ठाकरे है। मैं तो इस बात का गवाह हूँ कि साथ में सभा हुई थी 19, उद्धव जी को याद दिलाता हूँ आपके चैनल से, बहुत कम लोग को पता होगा कि 19 अक्टूबर 2019 को एक सभा हुई थी मोदी जी की, जिसका इंचार्ज मैं था बीकेसी में, जहाँ पे उद्धव ठाकरे जी भी थे। और वहाँ पे बंद कमरे में कुछ चर्चा मेरी उद्धव देवेंद्र जी की हो रही थी। तो गद्दारी किसने की वो सबको पता है। हम तो क्लोज डोर में जुड़े हुए थे, इसलिए पता है कि उद्धव जी ने कितना धोखा देवेंद्र जी को दिया। चलो, आप सीएम बन गए, सीएम बनते ही आप वर्षा पे गए तो किस तरह से आपने वहाँ पर उनकी बेटी के लिए सोशल मीडिया के ऊपर इनके कुछ लोगों ने, भाड़े के टट्टुओं ने किस तरह से उस समय एक टीका टिप्पणी की, सिक्योरिटी विड्रॉ करना हो या पारिवारिक टीका टिप्पणी हो, ये 2.5 साल से 3 साल से करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इनका स्तर तो उसी दिन गिर गया था और ये जी और श्री उसी दिन लोगों के मन से हट गए थे जब इन्होंने अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ के, स्वर्गीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की आइडियोलॉजी को छोड़ के कुर्सी के लालच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पैरों में गिर गए थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि इनको अवॉइड करना चाहिए पारिवारिक टीका टिप्पणी करना, वरना अगर परिवार पे टीका टिप्पणी की बात आएगी, जिस तरह से संजय राउत ने मेरे ऊपर उस दिन रेस्टोरेंट के ऊपर बैठने के ऊपर टीका टिप्पणी करके, जो वीडियो भी नहीं था लेकिन आरोप लगाए थे, तो मैंने अगले दिन तेजस ठाकरे का एक वीडियो मीडिया को दिया था। तो ऐसा है, 110 वीडियो बोरीवली से लेकर निजी बंगले से लेकर कौन से होटल के रूम तक सब उपलब्ध है हमारे पास। बात अगर पर्सनल जाने की आएगी तो अमाम में सब नंगे हैं, फिर कौन मुंह दिखाने के लायक रहेगा या कौन मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, ये तो वक्त बताएगा। और रहा सवाल सबूतों का, तो नवाब के सबूत हो या राउत के हो या इनका जो भाड़े का टट्टू संजय पांडे लेके आए थे उसका हो, तो इतिहास गवाह है कि अपना स्ट्राइक रेट 100% है। तो बिना सबूत और बिना किसी के मैं बात नहीं करता, मैं किसी के घर में नहीं जाता, लेकिन आप अगर हमारे नेता के बारे में बोलेंगे तो बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको आपकी भाषा में जवाब देंगे, ये आप समझ लीजिएगा। तुम्ही म्हणताय की त्यांच्याच भाषेत त्यांना आम्ही उत्तर देऊ, पण आजच्या ट्विटमध्ये तुम्ही एक अशी देखील ओळ टाकली आहे की मला कुणीतरी थांबवून ठेवलंय ह्या सगळ्यामधून, की म्हणजे पार्टीमधून वरिष्ठांनी सांगितलं की वैयक्तिक जायचं नाही, नेमकं काय भाजपची जी पद्धत नाही अशा अर्थानं काय? देखिए, हमारे पार्टी के अंदर जो एक आइडियोलॉजी है उसके अंदर किसी के भी परिवार के ऊपर टीका टिप्पणी करना या निजी आरोप लगाना या किसी की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर नहीं किया जाता। लेकिन अगर ये सामने से शुरुआत होगी तो चालू तुम करोगे, अगर किसी परिवार पे जा रहे हो, किसी के परिवार के ऊपर जा रहे हो निजी, तो ये समझ लेना ख़त्म तो हम ही करेंगे। ये बात आप कान खोल के समझ लेना। और आपके पास तो ना नेटवर्क है
ना लोग है, तो जो आपके काले चिट्टे हमारे पास है पूरे ऑडियो और वीडियो, तो ये समझ लीजिएगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, मैं बहुत कुछ बोल सकता हूँ इस प्रेस के माध्यम से, लेकिन जितना कम बोलूँ उतना अच्छा रहेगा। मेरा ऐसा मानना है कि एक मर्यादा राजनीति में रहनी चाहिए। जो मर्यादा और स्तर महाविकास आघाड़ी सरकार ने गिराया था, हमने, मेरा घर तोड़ने को आप आए, नीतीश राणे साहब का घर तोड़ने को आप गए, कंगना रनौत का घर आपने तोड़ा, रवि राणा का घर तोड़ने को आप आए, आपने हमारे ऊपर केसेस किए, आपने झूठे झूठे आरोप लगाए, झूठे झूठे प्रेस किए, झूठे झूठे आपने अधिकारियों को हमारे पीछे लगाया। मेरे पास क्या इनके 14-15 वरिष्ठ नेता लोगों के इलीगल कंस्ट्रक्शन और घर कैसे इन्होंने गलत बनाए हैं, कैसे इन्होंने कब्जा किया है, क्या उसके पेपर नहीं मिलते? क्या इनके आमदार कैसे उन लोगों ने अपने अपने घरों के अंदर अवैध निर्माण किया है, उसकी जानकारी नहीं है? लेकिन 1 साल हो गया सरकार को, क्योंकि घर सिर्फ आमदार का नहीं, उनके बीवी बच्चे भी रहते हैं, उनके परिवार माँ बाप भी रहते हैं। तो ये अगर हम चाहते बदले की भावना से, तो मैं पिछले 1 वर्ष के अंदर कितनों के घर के पेपर म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर को देकर वहाँ पे देकर कार्रवाई करा सकता था, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। किसी के ऊपर निजी अटैक करना, निजी परिवार पे जाना, ये हमारे संस्कार नहीं, ये इनके संस्कार थे कि मेरे पे अटैक करने के चक्कर में मेरी बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप, आपने सबको तकलीफ दी। आप मुझे तकलीफ देने के चक्कर में आप पूरे परिवार को तकलीफ देने को गए, लेकिन हमारे संस्कार ऐसे नहीं है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि राजनीति का वो स्तर मेंटेन रखना चाहिए, वरना पूरे देश में महाराष्ट्र का स्तर जिस तरह से उद्धव जी ने अपनी कुर्सी के लालच में गिराया, पूरा देश देख रहा है। आपने एक खुला चैलेंज दिया है आज, कुछ पेन ड्राइव्स का फोटोज आपने ट्वीट किया है, खुला चैलेंज उद्धव ठाकरे को दिया है कि अगर यही बनता रहा तो एक एक सैंपल आता रहेगा। क्या है ये सैंपल, क्यों, मतलब इतने सारे पेन ड्राइव? क्योंकि एक पेन ड्राइव बॉम्ब हर महाराष्ट्र को पता है, एक देवेंद्र जी ने डाला था, उसके बाद भी आपने कुछ किया था और ये बार बार होता रहा है, तो ये कुछ अलग है कुछ? देखिए, ऐसा है कि मैंने आपको वही बोला कि अगर बात स्वाभिमान की और बात युद्ध में क्षेत्र में लड़ाई की आ जाएगी, तो फिर आदमी हर तरीके से लड़ता है। तो जो चीज़ ढकी हुई है वो ढकी रहे। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, क्या बोलना चाह रहा हूँ। उनके परिवार, उनके लोगों को पता है उन्होंने क्या क्या गुलछिड़े उड़ाए हैं, तो उस चीज़ को बंद कमरे में रहे तो अच्छा रहेगा। वक्त आएगा तो जब वक्त आएगा देना होगा, मजबूरी आएगी तो दे देंगे। वक्त आने की आप बात कर रहे हो। एक और बात कि कैग का रिपोर्ट सबमिट हुआ था, असेंबली में सबमिट हुआ था, अमित साटम और अतुल जी ने इसका कंप्लेंट भी किया था, उसकी सब कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सूरज चौहान तक लेकर आदित्य ठाकरे के जो CSIR है उन तक ये पहुंच गया है। शायद इसकी वजह से हड़बड़ाहट लग रही है आपको? देखिए, ऐसा है, इस देश में मेरे ऊपर केस हुए, भारतीय जनता पार्टी का मैं हूँ, लेकिन मेरे पे भी केस हुए, मेरे पे CBI का केस भी हुआ, इन्होंने भी केस किए, दुनिया की एजेंसी की इंक्वायरी हुई, लेकिन मैं सबसे बाहर निकल गया। अगर तुम्हारा दामन साफ है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तो तुमको डर किस बात का? ये क्यों डरते हैं? केस होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, कार्रवाई होना, कार्रवाई किसी की भी, आप भारत के नागरिक हो तो भारत की एजेंसी किसी पे भी कार्रवाई कर सकते हैं। हम पे भी कार्रवाई हुई, कितने आर्टिकल आए, कितने मीडिया पे आए, क्या हुआ? सबसे बड़ी हो गई, क्लीन चिट होकर बाहर निकल गए। क्यों? कुछ गलत नहीं किया था, इंटेंशन अपने कभी भी गलत नहीं थे, और ऐसा जांच में कुछ भी ऐसा गलत नहीं मिला। जांच होना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर कोविड में किसी ने भ्रष्टाचार या पद का दुरुपयोग करते हुए लाशों पे पैसे कमाए हैं, लोगों के दुखों पे पैसे कमाए हैं, तो महादेव उसका इंसाफ करेगा। एक आखिरी सवाल, आज आदित्य ठाकरे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और जहां तक हमारी जानकारी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ है, पालिका में होने वाले। ये सब देखते हुए कैग का एक तरफ ये चल रहा है, 1 तारीख को बहुत बड़ा मार्च जो है निकालने वाले पालिका के ऊपर भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये कैग रिपोर्ट के इस सब सिलसिले में इस तरीके से कैसे देखते हैं? क्योंकि 25-30 साल से उन्हीं के पास पूरा पावर था, ये था, 2 साल से वहां पे कोई प्रशासक है, लेकिन ये सब भ्रष्टाचार के खिलाफ, मतलब आपके गवर्नमेंट के खिलाफ ये मोर्चा ऐसा ही लग रहा है। देखिए, जिन्होंने पूरे मुंबई को लूटा, जिन्होंने नाले से लेकर रोड तक, मुंबई के ब्यूटिफिकेशन से लेकर हॉस्पिटल तक, कहीं पे भी किसी 1% भी पैसा छोड़ा नहीं, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी हो, किसी से भी वसूली का। वो अगर भ्रष्टाचार की बात करे तो इससे बड़ा हंसने का तो पूरे, मुझे लगता है, विश्व के अंदर कोई माहौल हो ही नहीं सकता, बात ही नहीं हो सकती। आदित्य ठाकरे अगर भ्रष्टाचार की बात करे तो किसके भ्रष्टाचार की बात करेंगे? भाई करके कि उनके पूर्व मेयर के, या उनके पूर्व स्टैंडिंग कमेटी या
बाकी सब कमेटी के चेयरमैन के, किसके भ्रष्टाचार की बात करेंगे? कौन से भ्रष्टाचार की बात करेंगे कि कितने टके उनके बंगले पे गए या कितने टके उनके लोगों ने लिए? अब अगर आदित्य ठाकरे राजनीति में आए हैं, उनको टके नहीं मिले और टके बाकी लोगों ने ले गए, तो उनके आपस के इशू है। तो ये आदित्य ठाकरे भ्रष्टाचार की बात करें, पहले दामन में देख लें कितने दाग हैं। अगर भ्रष्टाचार के सामने पूरी फाइलें खुल गई तो आदित्य ठाकरे का भी कैरियर बहुत यंग है। वो तो ठीक है, बीजेपी की मेहरबानी से वल्ली के एमएलए बन गए, वरना 24 में पहले अपनी ताकत पे एमएलए जीत के दिखाएं, फिर आगे बातें करें। स्ट्राइक रेट की बात जब होती है मोहित कंबोज की, तो बहुत से नाम आगे आते हैं। पहला नवाब मलिक हो, संजय राउत हो, संजय पांडे जो कि आईपीएस रह चुके हैं, कमिश्नर रह चुके हैं मुंबई, सबको जेल जाना पड़ा, अंदर जाना पड़ा। अगर आज का एक ट्वीट देखा जाए और ये इशारा अगर हम सामने वाले को समझ ले, तो ये डेडलाइन कुछ डिसाइड किया है? क्योंकि पार्टी ने बोला तो या नहीं बोला तो जो भी डेडलाइन कुछ हिसाब किया है? नहीं, कोई ऐसा देखिए, किसी भी चीज़ की कोई डेडलाइन नहीं होती, कुछ नहीं होती। ये तो कैसा है, बात नवाब की करेंगे, शुरुआत इन्होंने की, बात राउत की शुरुआत इन्होंने की। तो मैं तो पहले से बोलता आया हूँ कि युद्ध के अंदर एवरीथिंग इज लीगल इन लव एंड वॉर, ऐसा लोग बोलते हैं। प्यार और जंग में सब जायज़ है। तो जब सब जायज़ है, शुरुआत आप करते, ख़त्म हम करते हैं। अंतर इतना ही है, हम लास्ट तक लड़ते हैं और लड़ते पूरे सबूत के साथ है, लड़ते फैक्ट्स के साथ है। आपकी तरह सुबह 9 बजे आके भोंगा नहीं बजा देते हैं बिना पेपर और बिना किसी सबूत के। तो लड़ाई कैसी लड़ी जाती है, इनको लड़ना नहीं आता। तो हमारे पास फैक्ट्स, पूरे सबूत है, और जब वक्त आएगा तो पिटारे से एक एक करके निकलता है। तो अभी वक्त आया नहीं है। जिस दिन वक्त आएगा, किसके लंदन की होटल की दादर की बिल्डिंग, किसके कौन से फंड ने कहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी खरीदी, या कौन सा मथुरा का ब्राह्मण चतुर्वेदी कौन किधर भागा है, तो ऐसा है कि कोई चीज़ किधर छुपी नहीं है। वक्त आएगा, वक्त आने के साथ सब कुछ अपने आप बाहर आएगा। आपको लगता है इस सब भ्रष्टाचार के पैसे से विदेशों में भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज और ये सब खरीदा गया? आपको लगता है? तो जिन जिन ने लिए उनको तो पता ही है ना। देखिए, डिजिटलाइज वर्ल्ड के अंदर जो पेपर का क्राइम है वो कभी मिट नहीं सकता। पेपर पे जो क्राइम हुआ है वो कभी साफ नहीं हो सकता। आप पे आरोप लग सकते हैं। तो आज अगर कैग की इंक्वायरी हुई है तो उद्धव ठाकरे इतना बौखला क्यों रहे हैं? उनको पता है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है और उसके कितने टके पैसे किसके पास गए हैं। ये बौखलाहट इस बात की है कि एक आइडियोलॉजी के लॉस के बाद आपकी पार्टी भी चली गई और आप सीएम भी नहीं रहे। दूसरा, जिस तरह से आपका भ्रष्टाचार, आपने मुंबई के लोगों को लूटा है, आपने किस तरह से मुंबई में रहने वाले लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वंचित किया है, किस तरह से आपके नेतृत्व में मुंबई के अंदर पिछले 25 साल में बीएमसी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ है, तो ये अगर बाहर उजागर हो रहा है तो ये उसका फ्रस्ट्रेशन है जो इनका निकल के सभाओं में बाहर आ रहा है। इनके पास गिनाने के लिए 2.5 साल में एक भी काम नहीं है कि एज अ मुख्यमंत्री इन्होंने क्या काम किया। 2.5 साल के समय में एक भी काम ऐसा हो कि ये जब बात करते हैं महाराष्ट्र के स्वाभिमान की और महाराष्ट्र के 12 करोड़ लोगों की, ऐसा एक कौन सा काम है उद्धव ठाकरे जी ने 2.5 साल में मुख्यमंत्री बने जो आने वाले भविष्य में बता पाएंगे। फडणवीस साहब 5 साल तक मुख्यमंत्री बने, अनेक काम किए, कोस्टल रोड का काम किया, एक्सप्रेस हाईवे का काम किया, रोड का सब कुछ, पूरा महाराष्ट्र को पता कितना इंफ्रा का काम किया। लेकिन एक ऐतिहासिक, और नागपुर में जो कैंसर हॉस्पिटल बना, आज वो सौगात उन्होंने वो 5 साल में दी जो पूरा महाराष्ट्र, पूरा विदर्भ उनको जीवन भर याद करेगा। किस तरह से कैंसर की लड़ाई में उनका एक बड़ा योगदान, महाराष्ट्र में उन्होंने इतना बड़ा रिसर्च सेंटर और हॉस्पिटल बना के दिया। तो एक विजनरी नेता और एक टके लेने वाले नेता में क्या अंतर होता है ये लोगों ने देख लिया। ये बौखलाहट इस बात की उद्धव ठाकरे के अंदर है। एक आखिरी सवाल, शुरुआत हुई थी, देवेंद्र जी ने कहा कि परिवार को बचाने के लिए पटना गए थे, उसका उत्तर जो आया वो सभी ने सुना। आगे भी कुछ ऐसे ही आप देखते हो? आगे का पॉलिटिक्स अगर देखा जाए तो परिवार के लिए ही ये सब कुछ झगड़ा बना रहा है अभी भी। देखिए, आपने भी देखा कि आज कोई भी आइडियोलॉजी, कोई भी पार्टी का फॉलो करने वाला नेता हो या उसका कार्यकर्ता हो, आज जिस तरह से मोदी जी की यूएस की ट्रिप थी, जो सम्मान वो मोदी जी को नहीं मिला, वो सम्मान 150 करोड़ भारतीयों को पूरे विश्व में जो है उनको मिला। आज यूएस में जो उनका स्वागत हुआ,
व्हाइट हाउस का आज उनका भाषण देखिए या वहाँ की पार्लियामेंट का कांग्रेस का भाषण सुनिए मोदी जी का, जो स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिले, ये आज हर एक भारतीय के लिए गर्व की बात है। राहुल गांधी भी गए थे, खालिस्तान के नारे लग रहे थे, अभी आए वो भी 3 दिन पहले अमेरिका से, खालिस्तान के नारे लग रहे थे उनके, वहाँ पर खालिस्तान जिंदाबाद बोला जा रहा था। मोदी जी गए, भारत माता की जय, किस तरह से आज मोदी जी को सम्मान मिला वो सब भारतीयों को मिला। तो पूरे हिंदुस्तान हो या लोग हो, उनको पता है कि मोदी जी ने जो 10 साल के अंदर 9 साल के अंदर भारत की गरिमा बढ़ाई है, या जिस तरह से आज भारत की इकोनॉमी विश्व की सबसे अच्छी और मजबूत इकोनॉमी, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी कोई है तो वो भारत की इकोनॉमी है। कोविड के बाद रिवाइव होकर अपनी कैसे जीडीपी को स्ट्रॉन्ग करके इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग किया है, इस पर अगर डिबेट करना चाहे तो मैं डिबेट कर सकता हूँ, मेरा सब्जेक्ट है ये पूरा। अच्छे कोई इकोनॉमिस्ट लेके आ जाए विरोधी पक्ष वाले, उनके साथ डिबेट करके बताता हूँ। तो आज सबको गर्व है मोदी जी के ऊपर, और ये जो सब इकट्ठा हो रहे हैं, ये लड़ाई इनकी सत्ता में आने के लिए, अपनी पार्टी और परिवार को बचाने के लिए, देश प्रेम और लोगों के प्रति इनकी कभी भावनाएं नहीं थी। आज जो सब साथ में बैठते हैं, पवार साहब हो, ममता हो, या जितने भी दूसरे लीडर स्टैलियन हैं, क्या 1% भी इनके अंदर विश्व में जाकर भारत का नेतृत्व करने का कैलिबर है क्या? आज इनकी राजनीति किसी की 30 साल, 40 साल, 50 साल, क्या वो विजन है क्या? ये हमारे सौभाग्य की बात है, गर्व की बात है कि हमारे पास एक नरेंद्र मोदी जी जैसा एक लीडर है जो निस्वार्थ, जिसके 24 घंटा 7 दिन 365 दिन सिर्फ देश प्रेम और देशवासियों के लिए वो काम कर रहा है। एकंदरीत परिवारवादाचा हा सगळा जो आटापिटा आहे, त्यानुसार येत्या काळात जर कुणी लढाईला सुरुवात करत असेल तर सुरुवात कुणालाही करू दे, मात्र त्याचा शेवट हा आम्ही करू, असा थेट शब्दात इशारा जो आहे तो मोहित कंबोज भारतीय यांनी ठाकरे आणि या संपूर्ण शिवसेनेला दिला आहे।